तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन और साउंड वेव्स को लेके। देखिए तीनों ही टॉपिक जो हमारे पास में ये एक दूसरे के इंटरलिंक हैं। आपको पहले एसएचएम का पता होना चाहिए, उसके साथ में फिर हम लिंक करते हैं हमारे पास में वेव मोशन को, और वहाँ से हमारे पास में निकल के आता है साउंड के जो हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करें कि एसएचएम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक मोशन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, पीरियोडिक मोशन को। अब ये पीरियोडिक मोशन होता क्या भाई? देखिए कोई भी चीज़ है, यहाँ पर जैसे इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे पीरियड, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक मोशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे बात करें कि भाई आप लोग देखते हैं कि हमारे पास में पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में यहाँ पर सन है और ये मान लो अर्थ है, तो ये घूमकर वापसी इस पॉइंट पर एक साल के बाद में आ रही है, यानी 365 डेज के बाद में आ रही है। या फिर कहें कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर में 24 आवर्स के अंदर में रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर में। तो ये सारे क्या हमारे पास में, ये एक तरह के कहो कि एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है जो कि कांस्टेंट चलती है, जिसको हम जानते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो होता है, जिस भी मोशन के अंदर में हमारे पास में सेम बना रहे, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन किस तरह का हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। ये मेरे पास में या तो लीनियर भी मोशन हो सकते हैं, इलेप्टिकल हो सकते हैं, या सर्कुलर मोशन किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब बात करें कि कौन से तरह के मोशंस मेरे पास में पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे, तो इसके अंदर में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं ये हो गया। दूसरा मेरे पास में हो गया वाइब्रेटरी मोशन। देखो जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जब कम रहती है तो हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, और जब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसका रिपीट करने की टेंडेंसी जो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। देखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आप लोग को यहाँ पर करवाऊंगा मैं, होने को तो बहुत लेंथी हमारे पास में टॉपिक्स होते हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल्ड हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरव्यू आपको देता हुआ चलूंगा मैं। अब ये बात करें कि भाई ठीक है, आपने पीरियोडिक मोशन बता दिया जी। अब पीरियोडिक मोशन मेरे पास में ऑसिलेटरी बताया। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है भाई? आपने कहा कि एक मीन पोजिशन है, इस मीन पोजिशन से कोई ऑब्जेक्ट अपने टू जाए और फिर वापसी आ जाए, यानी कि फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कहे, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये दोनों ही तरह के मोशन आप बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे पास में? पीरियोडिक मोशन, और वो अपने आप में होगा एक ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। तो यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं आप लोगों से बात करूं तो एक सिंपल पेंडुलम होता है, जो घड़ी के अंदर में देखा होगा आपने, वॉल क्लॉक्स जो लगी होती है उसके अंदर में पेंडुलम होता है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां जाएगा, फिर वापसी यहां पर आ जाएगा, फिर वापसी इसी तरह से ये ऐसे घूम रहा होता है, और एक सेकेंड एक अपना जो है टाइम पीरियड में ले लेते हैं, यानी कि एक सेकेंड के अंदर में ये पूरा एक टाइम पीरियड इसका कवर हो जाता है। तो जब भी एक मोशन ले रहा है तो उसका टाइम पीरियड मेरे पास में क्या हो गया, 1 सेकेंड, और ये हर बार जो भी रिपीट करेगा वो 1 सेकेंड के बाद करेगा। अब मैंने अभी बताया था कि पीरियोडिक मोशन वो होते हैं जो कि अपने टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको अपने आप को रिपीट करें। तो वो यहाँ पर रिपीट कर रहा है 1 सेकेंड के बाद में, देन इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पर आपके पास में ऑसिलेटरी मोशन आ जाएगा। अब देखो जो कहानी थी, मैं शुरुआत करना चाह रहा था एसएचएम की, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं? ये वो तरह के मोशन होते हैं जिनके अंदर में जो फोर्स लग रही है, यानी कि जो मेरे पास में जो उसको रिस्टोर करने के लिए लग रही है। मान लो ये पेंडुलम यहां पर गया और यहां से ये वापसी यहां पर आ रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल की तरह मैं बात कर रहा हूं, ये पेंडुलम यहां से यहां तक गया और फिर यहां से वापसी आ रहा है। तो भाई इसको वापसी लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर में काम कर रही होगी। अब ये जो फोर्स होती है ना, जो यहां पर फोर्स लगी इस पेंडुलम को, या जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास में मोशन है, उसको उसकी पर्टिकुलर मीन पोजीशन पर लाने के लिए, कहां पर? मीन पोजीशन पर लाने के लिए। और मान लो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी थी, वो एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल की थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके डिस्प्लेसमेंट के। अब ये डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझो। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था और ये मीन पोजीशन यहां पर थी, यानी कि इसकी मीन पोजीशन ये और एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर चलेगी, यानी कि मैक्सिमम इतना जा सकता है। अब क्या करेगा, यहां पर क्या रहेगी इसकी, मान लो 4 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट थी। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये मान लो मेरे पास में 4 मीटर थी, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के कारण में 4 मीटर आप लोगों ने इसका बता दिया। तो ये जो फोर्स आएगी वो कहीं ना कहीं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 4 मीटर के।
ठीक है ना। इसका यूनिट नो डाउट, फोर्स की हमारे पास में न्यूटन होगी, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा, उसकी कहानी हम बाद में करेंगे। उस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास में न्यूटन पर मीटर होती है, यूनिट जो होगी उसकी न्यूटन पर मीटर होगी, तो मीटर से मीटर मेरे पास में कैंसिल हो जाता है, तो यूनिट आपके पास में न्यूटन आती है। उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। तो अगर मैं बताना भी चाहूँ तो अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी कटेगा तो के एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास में रिस्टोरिंग कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं, अगर पूछ भी लेता है तो आप लोगों से कोई। तो यहाँ पर कहानी हुई कि 4 मीटर था, अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर के बाद में इसको रिस्टोर करके लेके आई, तो यहाँ पर इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा एज कंपेयर टू यहाँ से मुझे इस पॉइंट पर लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो 2 मीटर है मेरे पास में ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये हो गई है, इनिशियल पोजीशन मेरे पास में ये हो गई है, तो यहाँ पर फोर्स लाने के लिए आप लोग देखोगे तो फोर्स मेरे पास में कहीं ना कहीं 2 के प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगी, या फिर कहें कि अपनी जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पर आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास में 0 हो गया, यानी कि यहां पर मेरे को फोर्स जो है वो 0 लगाना पड़ेगा। तो ये कहानी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि ऐसे मोशन जिनको हमें जो रिस्टोरिंग फोर्स उसको लाने के लिए वापसी लगाई जा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, या दोनों के बीच में इनिशियल पॉइंट और जो उसका फाइनल पॉइंट है उनके बीच में कितना मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट रहने वाला। अब ये जो एसएचएम है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये मेरे पास में जो कहें कि 2 तरह का हो सकता है, एक मेरे पास में लीनियर हो सकता है और दूसरा मेरे पास में एंगुलर टाइप हो सकता है। सिंगल इसके अंदर में बात करी हमने कि जो ऑब्जेक्ट था लीनियर के अंदर में, ये एग्जांपल दिया मीन पोजीशन के, ये मेरे पास में इस तरह से मूव कर रही है, और एंगुलर के अंदर में जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट अगर एक एंगल के अंदर में मूव कर रही है और फ्री टू रोटेट किसी भी एक्सिस के अलोंग, वो रोटेट करने के लिए मेरे पास में जो फ्री है उसकी मूवमेंट जो कर पा रही है, तो वहां पर जो एंगुलर ऑसिलेशंस आ रहे हैं, जो भी हमारे पास में एंगुलर ऑसिलेशंस आएंगे इनको अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए, अगर इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ये में मूव कर रही है, तो मेरे पास में सिंपल हार्मोनिक जो मेरे पास में मोशन का नाम उनको दिया जाता है। अब बात करें कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, तो इसके अंदर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो भी मीन पोजीशन आप लोगों ने ली है वहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूर गया है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम जानते हैं इसके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में डिस्प्लेसमेंट के नाम से। और जो डिस्प्लेसमेंट है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो एक साइन वेव के रूप में दिया जाता है, और साइन वेव का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है ए यानी कि उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कितनी दूर तक वो जा सकता है, यानी कि ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और क्योंकि ये साइनोसॉइडल, इसके अंदर में वेव यूज करेंगे साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब उसकी क्या हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी है, और प्लस में फाई, ये उसका एक फेज डिफरेंस उसके अंदर में दे दिया जाता है। और टी मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसके बाद में वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, या किस पॉइंट के ऊपर में किस टाइम पे मैं अपने आप को उसका मेजर कर रहा हूँ, मान लो 1 सेकंड पे कर रहा हूँ, 2 सेकंड पे कर रहा हूँ, 3 सेकंड पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको टी की वैल्यू वो पुट डाउन करते हुए देखनी है। ओमेगा उसकी एक पर्टिकुलर जो रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि अपने आप में क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यानी कि वो अपने आप को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट कर रहेगा। तो ओमेगा जो मेरे पास में दिया जाता है, ओमेगा को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2π/t से हम रिप्रेजेंट करते हैं। टी मेरे पास में क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला ये। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपको रिप्रेजेंट करने आने चाहिए, एक याद कर लो कि दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि f जो होता है वो मेरे पास में इनवर्स होता है जो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड मेरे पास में t है, तो इसका इनवर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और फ्रीक्वेंसी यहां पर हमने रखी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं क्या रखा, 1/t रखा, तो मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला जो ओमेगा का है वो क्या आ गया, 2π/t। ओमेगा मैं फिर बता रहा हूं, ये हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों से अगर कोई पूछ लेता है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास में ये डायरेक्टली यूज करना है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल दे तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आएगी, एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, +-a, यानी कि वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। और अगर मैं दूसरी साइड नेगेटिव साइड में बात करूं तो वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। तो पीछे की साइड में -a हो गया और यहां पर मेरे पास में +a हो गया। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, पहली इसकी क्वालिटी ये होती है। दूसरी बात करें एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि कितना वो मैक्सिमम जा सकता है, वो मेरे पास में एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में क्या क्या यूज करते हैं। फिर तीसरी जो इसके अंदर में आती है वो मेरे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको अभी बताई ओमेगा, जिसको हम 2π/t
या फिर 2 पाई एफ से, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर तीसरा मेरे पास में आया टाइम पीरियड, फोर्थ मेरे पास में आ गया टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 2 पाई बाई ओमेगा से। भाई यहां से मैंने क्या किया, इसको टी को मैं इस साइड में ले गया और ओमेगा को मैं नीचे ले गया, तो ये मेरे पास में क्या बन गया, 2 पाई बाई ओमेगा बन गया है। और दूसरा इसका अगर बात करें कि जो मेरे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं, जो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, जिनके पास में मास है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं आपको। ये होता है मेरे पास में 2 पाई रूट एम बाई के। एम क्या होता है मेरे पास में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। के मेरे पास में क्या होता है, रिस्टोरिंग कोफिशिएंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि अगर आप लोगों से सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, कह देगा भाई एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, या कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे देगा जिसका मास मान लो उन्होंने दे दिया 1 kg है, या मान लो 100 ग्राम हो गया, 1 kg तो बहुत ज्यादा हो गया, 100 ग्राम मेरे पास में दे दिया, और बोल देगा कि इसकी रिस्टोरिंग फोर्स मान लो 0.4 न्यूटन पर मीटर है। तो बताओ कि वहां पर मेरे पास में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या रहेगा। तो आपको डायरेक्टली मास यहां पर रखना है। ध्यान रखें कि मास की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट रखनी है। क्वेश्चन में मेरे को ग्राम में गिवन है, मुझे क्या रखनी पड़ेगी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर में। आफ्टर दैट आई विल पुट डाउन द वैल्यू ऑफ द मास हियर। फिर के मेरे पास में गिवन है, के की वैल्यू आप डायरेक्टली यहां पर रखेंगे। 2 की वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट है, वैल्यू है 3.14 रखेंगे, आपको टाइम पीरियड यहां से निकालना आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कितनी भी चीजें आप लोगों से पूछे, टाइम पीरियड पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, या फिर आपसे एम्पलीट्यूड पूछ ले, सब इसके थ्रू आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी आप लोग यहां पे समझ गए होंगे। अब दूसरा इसके अंदर में एक छोटा सा क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम के ऊपर में, इसी फॉर्मूले के ऊपर में बता देता हूं आपको कि ये तक जर्नल आपके पास में नोटिफिकेशन हो गया कि भैया आपको एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है आपको 2 पाई एम बाई के। लेकिन एक केस आता है हमारे पास में सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के अंदर में हमें क्या यूज करना है, सिंपल पेंडुलम के अंदर में अगर मान लो ये मेरे पास में एक पेंडुलम है जिसको आपने एक दीवार से इसको बांध रखा है या फिर वहां पर इसको फिक्स कर रखा है, कोई भी इसके अंदर में पेंडुलम का मतलब ये होता है एक हल्का सा उसके अंदर में एक बॉब हो और यहाँ पर एक वायर या फिर कोई एक धागे से आपने इसको बांध रखा हो, जिसका मास m होता है और इसकी लेंथ मेरे पास में l होती है। अब ये अंडर ग्रेविटी कोई ना कोई इसके ऊपर में फोर्स लग रहा होगा जिसको हम mg से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो अर्थ नीचे की तरफ में अपनी तरफ में इसको खींच रही होगी तो उसको हम mg से इसके फोर्स लगने वाले को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब कि मान लो मैंने इस बॉब को या फिर इस पेंडुलम को यहां पर लेके गया मैं, और ये वापसी इस पॉइंट से, ध्यान से देखना अब इसका जो मोशन बता रहा हूं, यहां से ये इस पॉइंट पर गया, फिर यहां पर गया, यहां पर पहुंच गया, मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब जो बता रहा हूं ये सी पॉइंट से वापसी आया बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से वापसी आया ए पॉइंट पर। तो ये जो ए से बी, बी से सी, सी से वापसी बी और वापसी ए पर आ रहा है, तो ये जो टाइम लगा ना इसको, इसी को हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यानी कि उसकी कितनी लेंथ है मेरे पास में और कितनी मेरे पास में जो ग्रेविटी लग रही है। तो यहां पर फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा 2 पाई, और यहां पर मेरे पास में ऊपर जो इसकी लेंथ है वो एल आ जाएगी और नीचे मेरे पास में जो हो जाएगा ये जी आ जाएगा। ये सारा पैरामीटर रखते हैं हम इसी के अंदर से, ये जो कैलकुलेशन की गई है ये इसी फॉर्मूले से पुट डाउन करके निकाली गई है, क्योंकि जो लेंथ यहां पर दी जाती है और लेंथ पर यूनिट मास यहां पर दी जाती है उसका यूज करते हैं हम इस फॉर्मेशन के ऊपर में पहुंचते हैं। तो ये आपके पास में फॉर्मूला डेवलप हो गया कि सिंपल पेंडुलम का अगर आप लोगों को टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है देन यू हैव टू पुट डाउन 2 पाई एल बाई जी से आपको डायरेक्टली इसका पुट डाउन कर देना है, ठीक है। ओके, और इसके अंदर में और ज़्यादा इसके अंदर में कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया नहीं है, टाइम पीरियड को लेकर ही सिंपल पेंडुलम के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका 1-2 क्वेश्चन हम कर लेंगे आगे, और अभी बात कर लेता हूं मैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम को लेकर। देखो कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत डराने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई ऐसे हमारे पास में एक सरफेस दिया गया है, दूसरा सरफेस यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी गई है, एक स्प्रिंग लगा दी गई है और यहाँ पर एक मास को बांध दिया गया है, और पूछा गया है इसके अंदर में कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर मान लो मेरे पास में सिंगल मास का ये रखा हुआ है तो इसका तो आप इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका अभी मैंने बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब एसएचएम क्यों होगा, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं इस बॉल को, ये जो मास है इसको अंदर की तरफ में प्रेस कर दूंगा,
तो ये कहीं ना कहीं स्प्रिंग के अंदर में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब ये फोर्स क्या करना चाहेगा, ये फोर्स चाहेगा कि ये मास जो था ये अपनी मीन पोजीशन पर चला जाए भाई, उसके ऊपर में एक फोर्स लगेगा। पहला केस ये हो गया। दूसरे केस के अंदर में मान लो मैंने इस मास को इस डायरेक्शन में खींच दिया, आगे की तरफ में मैंने खींच दिया, तो क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर में स्ट्रेचिंग पावर आ जाएगी और ये चाहेगा कि ये अपने मीन पोजीशन पर लोड करा जाए। पहले केस में मैंने इसको दबाया था तो स्प्रिंग ने कहा नहीं भाई तुम अपने मेन पोजीशन पर जाओ। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको आगे की तरफ में खींच दिया मैंने, तो कहीं यहां पर आ गया होगा ये ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो फोर्स इसके अंदर में डेवलप हुई, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, तो ये चाहेगा कि ये वापसी कहां पर आ जाए, अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए। तो कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास में उसकी डिस्प्लेसमेंट को लेकर हो रही है। और अगर इस तरह का केस मेरे पास में डेवलप हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास में किस तरह का मोशन हो गया, ये मेरे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो ये फिगर देख के आपको आगे से डरना नहीं है। इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसके टाइम पीरियड को लेकर पूछ सकता है कि भाई आपने ठीक है इसको यहां पर पहुंचा दिया, तो ये अपना मोशन मान लो एक बार में तो रुकेगा नहीं है, यहां जाएगा फिर यहां पर जाएगा, एक बार यहां पर जाएगा और फिर वापसी ये इस पॉइंट पर जाएगा, फिर ये वापस इस पॉइंट पर जाएगा। तो ये क्या कर रहा होगा, अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। यहां पर जाएगा फिर इस पोजीशन पर जाएगा, फिर यहां पर, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक बार में तो स्टेबल होगा नहीं है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकालेंगे भाई, देखो फिर से बताता हूं मैं। ये मीन पोजीशन है इसकी, आपने खींचा तो ये पहले यहां पर लेके गई, अब ये जैसे जाएगा यहां से तो ये वापसी जाते टाइम अपनी इस मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, ये पीछे की डायरेक्शन में भी चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया के कारण में ये चला गया। इनर्शिया यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं और उसके कारण में मोशन है, तो मोशन का वो अपोज जो उसका ओरिजिनल जो चल रही है उसके ऊपर में फोर्स लग रही है उसको मोशन करवाने के लिए, उसका अपोज नहीं करेगा और ये पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अपनी मीन पोजीशन से ये कहीं ना कहीं एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्स डिस्प्लेसमेंट इस साइड में कर रहा है। तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका तो भाई हमें टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, यानी कि ये इस पॉइंट पर गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां पर, और फिर वापसी इस पॉइंट पर जो आ रहा है, तो ये कितना टाइम लगा, इट विल बी गिवन एज 2 पाई के मेरे पास में आपको गिवन होगा के, सॉरी इसका हमारे पास में m, अभी जो फॉर्मूला बताया था वही सेम यूज करना आपको, रूट मेरे पास में m बाई के, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए। अगर आपको एक सिंपल जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो दे दिया जाता है, ये मेरे पास में स्प्रिंग हो गई और ये मास हो गया, दोनों का सिस्टम है, तो वहां पर हमारे पास में टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर मान लो इसको मैं इस तरह से स्ट्रेच कर रखा होता है, इस तरह आपको दे दिया जाए कि ये कुछ इस तरह का आपको मास जो है वो लटका दिया जाए, इस तरह का मास मेरे पास में हो गया, देन हाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस, द टाइम पीरियड अगेन विल बी टी, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि सिंगल है मेरे पास में, इसका रिस्टोरिंग फोर्स का जो कोफिशिएंट होता है वो के है, मास मेरे पास में m है, देन यू विल गिव द टाइम पीरियड विल बी गिवन एज 2 पाई मास m और जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास में के आ गया। ये तो थी सिंपल कहानी है जब आपके पास में सिंगल जो स्प्रिंग और मास आपको दे रखे हो। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन में दे दिया जाए कि भाई दो मेरे पास में स्प्रिंग है, उनको जोड़ के दे दिया, पहला केस ये हो गया और दूसरा केस ये हो गया, इनके टाइम पीरियड आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बाकी आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगी, वहां पर भी जाकर आप उनको एक बार देख सकते हैं। चलो अब मान लो मेरे पास में कॉम्बिनेशन करने शुरू कर दिए मैंने। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भाई, दो स्प्रिंग है उनको आपस में जोड़ दो, दो स्प्रिंग है उनको आपस में जोड़ दो और फिर उनका कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट करो। तो पहली स्प्रिंग को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, ये मेरे पास में पहली स्प्रिंग है जिसका कोफिशिएंट है K1 मेरे पास में। दूसरी स्प्रिंग है उसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरे पास में एक दूसरे से अटैच है और इसका कोफिशिएंट है K2 और यहां पर मैंने इसके मास लगा दिया जिसका मास है मेरे पास में m। अब आपको बताना है कि इसका जो मेरे पास में फोर्स या फिर टाइम पीरियड होगा वो कितना रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन याद रखनी है, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, कैसे आया वो फॉर्मूला उसके ऊपर में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ वो चीजें करनी है कि भाई t दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, ये 2 पाई तो हर एक केस के अंदर में आ रहा था और यहां पर क्या आ रहा था मेरे पास में m डिवाइडेड बाई k आ रहा था। अब यहां पर मेरे पास में काम तो वही रहेगा m, लेकिन जो दो k मेरे पास में आए हैं भाई, आप जब रजिस्टर पढ़ते हैं तो रजिस्टर के अंदर में R1 और R2 ये सीरीज में तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं R1 प्लस R2 कर देते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग की केस की बात कर रहे होते हैं ना, तो स्प्रिंग के केसेस में ये जो रिस्टोरिंग फोर्स कोफिशिएंट्स हैं ये इस तरह से काम नहीं करते हैं। इनके लिए हमें क्या करना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से मेरे पास में इनको यूज करना होता है। यानी कि आप लोग कहें कि ये जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी बिकम 1/K1 प्लस में 1/K2, इस तरह से मेरे पास में कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो ये सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास में फॉर्मूला जो बन के आएगा K1 प्लस में K2 डिवाइडेड बाई K1
K2, ये मेरे पास में इसका टाइम पीरियड आ जाता है जब आपके पास में किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जब मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग्स का। तो टाइम पीरियड आप ये लोग याद रखेंगे कि जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके कॉम्बिनेशन, जैसे हम रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, उसका अपोजिट होता है, यानी कि पैरेलल वाले आपको यूज करने, 1/K1 प्लस में 1/K2 वाली वैल्यू आप लोगों को यूज करनी है। फिर दूसरा, अगर मेरे पास में मान लो कि इसने पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए या तो ये मेरे पास में दे दे कॉम्बिनेशन, ये मेरे पास में कॉम्बिनेशन हो गया, और यहां पर हमने मास कनेक्ट कर दिया M, और ये मेरे पास में मान लो कोई रिजिड सरफेस है जिसके ऊपर में मैंने इनको बांध रखा है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी आ जाए, या फिर आपको ऐसे मास जो नीचे की तरफ में लटका दिए जाए, इसके ऊपर में ये M मास मेरे पास लटका दिया गया। तो दोनों ही केसेस के अंदर में आपको जो यूज करना है, कहानी वही रहेगी। जब यहाँ पर K1 और K2 है तो इसके अंदर में ये K1 और K2 हो गया मेरे पास, तो यहां पर आपका टाइम पीरियड क्या रहने वाला? टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू 2π, मास ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया कि रजिस्टर के अंदर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हैं 1/R1 प्लस में 1/R2। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर उल्टा चलता है, जो रजिस्टर के अंदर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है यहां पर उनको सीरीज की तरह कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि K1 प्लस में K2 आपको डायरेक्टली ऐड कर देना, K1 प्लस K2, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपके पास में 4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दे दिए कि मान लो मेरे पास में खाली एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो, फिर मैंने कहा कि 2 स्प्रिंग आपकी सीरीज के अंदर में कनेक्टेड हो, और तीसरी आपके पास में जो स्प्रिंग है और मास है, इनका सिस्टम जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हो, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसके अंदर में यूज करना है। इसके ऊपर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। इसके अंदर में आपका SHM यहाँ पर खत्म होता है, ज़्यादा इसके अंदर में वो डेप्थ के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड ही निकालने के लिए आपके क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और आप जुड़ना चाहें तो 9416878402 ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप मैसेज करके उस लिंक से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।